नमो नमः। आज फिर सभी विद्वानों का जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है समास। आप ये विषय पढ़ें इससे पहले आप एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग, स्टेट, नेट, DSSV या केंद्रीय विद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं से संबंधित ये वीडियो आपको उपलब्ध हो सके और आप इन वीडियो का लाभ जरूर उठाएं। आप हमारे इस चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे अन्य जो विद्यार्थी इस प्रकार की जो तैयारियां कर रहे हैं उनको भी लाभ पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं जयपाल शास्त्री समास प्रकरण में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का जो विषय है वो है समासः, अर्थात समास प्रकरणम। अब आप समास की जो परिभाषा है वो क्या है? समसनम इति समासः, अर्थात संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया का दूसरा नाम समास है। जो जहाँ पर बहुत सी विभक्तियों को हटाकर अंत में एक विभक्ति जहाँ लगा दी जाती है उसे समास कहते हैं। और समास के आपके जो भेद हैं वो भेद देखिए। समास के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 केवल समासः, नंबर 2 अव्ययीभाव समासः, नंबर 3 तत्पुरुषः, नंबर 4 बहुव्रीहि समासः और नंबर 5 द्वंद्व समासः। ये आपके स्टेट में एक बार पूछा हुआ है कि समास की परिभाषा क्या है। एक प्रश्न ये आया हुआ था और एक प्रश्न आया हुआ था कि संस्कृत में कितने समास होते हैं। तो जो संस्कृत में समास होते हैं वो होते हैं 5। केवल समासः, अव्ययीभाव समासः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि और द्वंद्व समासः। अब जो पहला जो समास है वो है आपका केवल समासः। अब केवल समास के विषय में देखिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। जो विशेष संज्ञा से रहित है लेकिन फिर भी उसी संज्ञा को जो लिए हो रहता है वो आपका केवल समास कहलाएगा। जैसे आपने गाड़ियों के ऊपर या ट्रैक्टर के ऊपर लिखा देखा होगा भूतपूर्व सैनिकः, अर्थात ये पहले फौजी था लेकिन अब फौजी नहीं है। लेकिन गांव में फिर भी जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है, फौजी पद पर नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं? आ भाई फौजी, आ भाई फौजी। अर्थात उस विशेष संज्ञा से वो अब भी बोला जाता है, तो वहाँ आपका केवल समास होता है। जैसे भूतपूर्व सरपंचः, वो पहले सरपंच था लेकिन अब सरपंच नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको सरपंच के संज्ञा से ही संबोधित करते हैं, तो वहाँ आपका केवल समास होता है। तो केवल समास की जो परिभाषा है वो है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। ये जो संज्ञा, ये जो परिभाषाएं दे रखी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। आप इनको बड़े ध्यान से सुने और इस वीडियो से अलग किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न बाहर से नहीं आ सकता। ये मेरा मतलब आप लोगों को दावा है। क्यों? ये वीडियो ही इस प्रकार की मैं बनाने जा रहा हूँ कि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपने इसको बड़े ध्यान से देखना, सुनना है और तभी आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रार्थाभिधानम वृत्ति कृत तद्धित समासैके शेष सनाद्यन्त धातुरूपाः पंचवृत्तयः वृत्त्यर्थावबोधक वाक्यम विग्रह। अर्थात जो समास है उसकी परिभाषा हमने क्या देखी? समसनम इति समासः, ये जो परिभाषा थी। लेकिन समास का विग्रह किया जाता है और समास का विग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। एक लौकिक विग्रह
और एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह किसे कहेंगे? जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर लिखा जाता है, वो आपका लौकिक विग्रह कहलाएगा। जैसे राजपुरुषः, और इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो राज्ञः पुरुषः। अलौकिक विग्रह क्या होता है? जहाँ पर भी प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखा जाए, वो आपका अलौकिक विग्रह कहलाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजन प्लस ngस, पुरुष प्लस सु। अब आपने प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग कर दिया। ये जो आपने अलग अलग करने की प्रक्रिया की है, ये अलौकिक विग्रह कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर भी प्रत्यय और प्रकृति दोनों को मिलाकर लिखा जाएगा, वो आपका लौकिक विग्रह कहलाएगा। अब आगे है समास विधायक सूत्र है भूत। ये जो आपका केवल समास है, उसका ये सूत्र है, ये केवल समास का सह सुपा। ये आपके जो कॉलेज का स्क्रीनिंग था, उसमें ये पूछा हुआ था कि केवल समास की समास संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सह सुपा। एक आपका कॉलेज की जो स्क्रीनिंग थी, उसमें आया हुआ था नैक धा। नैक धा अर्थात ये जो नैक धा है, ये नैक धा, ये कौन सा समास है? न एक धा, ये तो नए तत्पुरुष समास हम सोच लें, ये नए तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपका केवल समास है। तो इस तरह से इसका भी जो सूत्र है वो है सह सुपा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके स्क्रीनिंग में आया हुआ प्रश्न है। नैक धा में समास संज्ञा कौन करेगा? तो समास संज्ञा कौन करेगा? सह सुपा। ये आपकी समास संज्ञा कर देगा। इसका उदाहरण है भूतपूर्वः, पूर्वं भूतः इति केवल समासः। अब ये इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह हम क्या करेंगे? भूतपूर्व सु, भूत सु। ये आपने प्रकृति और प्रत्यय को अलग कर दिया, लेकिन जहाँ पर भी प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर लिखा जाएगा, वो आपका लौकिक विग्रह कहलाएगा। और जहाँ पर भी प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिख देंगे, वो आपका अलौकिक विग्रह कहलाएगा। तो भूतपूर्वः पूर्वं भूतः, पूर्व सु, भूत सु। इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। वागर्थाविव, वागर्थव इव, ये भी आपका केवल समास का ही उदाहरण है। और केवल समास नैक धा, न एक धा, केवल समास। यह आगे आपका देखो नैक धा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके कॉलेज की जो स्क्रीनिंग था पेपर, उसमें आया हुआ था। तो इसलिए आप ये ध्यान से देखें कि यहाँ इस वीडियो में जो शब्द आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनसे बाहर अचटेट, नेट, एमए, स्क्रीनिंग, डीएसएसवी या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो भी प्रश्न आएंगे समाज से संबंधित, इस वीडियो से अलग हो ही नहीं सकते। दूसरा आपका देखिए, तो आपने क्या देखा कि नैक धा में केवल समास है, और इसका सूत्र कौन सा है? सह सुपा। इसे आगे देखिए, अव्ययी भाव समासः। तो अव्ययी भाव जो समास है वो क्या है? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भाव समासः। और इसमें समास विधायक सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्था इत्यादि साकल्यांत वचनेषु। अधि हरि, तो ये अधि हरि जो रूप है हरऊ इति, ये इसका लौकिक विग्रह है। और जहाँ पर भी किसी भी शब्द से आगे अधि आ जाएगा, तो जब आप उसका विग्रह करेंगे तो सप्तमी विभक्ति में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका अधि हरि, हरऊ इति, हरि प्लस ङी अधि,
ऐसा रूप बन जाएगा। अधिगोपम, गोपी इति, ये हो गया लौकिक विग्रह। लेकिन अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? गोपा प्लसंगी अधि। उपकृषणम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण प्लस ngस और उप, ये इसका विग्रह हो जाएगा। सुमद्रम, मद्राणाम स्मृद्धि, मद्र प्लस आम प्लस सु। दुर्यवनम, यवनानाम वैरिद्धि, यवन प्लस आम प्लस दुर। अब ये जो यवना नाम है ये सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय ही अलग करेंगे। तो यवना नाम वैरिद्धि, यवन प्लस आम प्लस दुर। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिका प्लस आम प्लस निर। अतिहिमम, हिमस्य अत्ययः, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। हिम प्लस ngस प्लस अति। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, अर्थात ये जो समय है ये निद्रा का नहीं है बल्कि तैयारी का है, पढ़ने का है। तो निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा प्लस सु प्लस अति। अब ये जो निद्रा और अति आगे आ जाएगा। ये जो अति शब्द है इसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। आपके अचटेट में ये एक प्रश्न आया हुआ है कि जो प्रथमा निर्दिष्ट है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी संज्ञा होती है उपसर्जन संज्ञा। और एक प्रश्न आपके अचटेट में ये भी आया हुआ है कि उपसर्जन का क्या होगा? तो उपसर्जन का पूर्व निपात होगा, और पूर्व निपात करने वाला सूत्र कौन सा है? उपसर्जनम पूर्वम। ये जो सूत्र है ये आपका जिसकी भी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पूर्व निपात कर देगा। तो ये ध्यान रखें, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम। जो यहाँ सेंटर पर पढ़ कर गए हैं समास, तो उनको तो ये अच्छे से समझ में आया हुआ है पहले से ही, लेकिन उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा होगी ये वीडियो, कि उनकी पुनरावृत्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आप यदि इसको अच्छे से सुन लेंगे ना तो कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला। तो आप यहाँ सेंटर पर जितने आते हैं उन सब का अचटेट होना ही होना चाहिए। केवल इन्हीं का नहीं, दूसरे अन्य जो विद्यार्थी हैं उनका भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने मेहनत की है उसको सफलता मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये जो रूप है अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा प्लस सु प्लस अति। अब यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जन का पूर्व निपात होता है, और पूर्व निपात करने वाला सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। तो इस अति निद्र, निद्रा बन जाएगा। अब ये निद्रा को ह्रस्व करने वाला सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अब सु लेके आएंगे, सु को अतो अम अव्यय नव्यय भावा दत्तो अमत्व पंचम्याह, उसे अम भाव कर देंगे, और अम परे रहते पूरा रूप एकादेश करने वाला सूत्र है, बताइए, अमी पूर्वः। तो बन जाएगा अति निद्रम। इति हरि, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है, आपके पेपर में अचटेट में ये एक बार पूछा जा चुका है। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः। अब इसका ये तो है लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? हरि प्लस ngस प्लस इति। अनुविष्णु, अब ये जो विष्णु है ये पश्चात अर्थ में है, विष्णोः पश्चात, विष्णु प्लस ngस प्लस अनु। अनुरूपम, ये आपका योग्य अर्थ में है, योग्य, और ये अनुविष्णु का पश्चात अर्थ में था। तो इस तरह से अनुरूपम
रूपस्य योग्यम, रूप प्लस ngस प्लस अनु, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, अर्थ प्लस अम और प्रति। अब प्रति को आगे ले आएंगे, क्यों? क्योंकि इसकी प्रथमा निर्दिष्ट संज्ञा है, और प्रथमा निर्दिष्ट संज्ञा की जो होती है, प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। और उपसर्जन का क्या होगा? पूर्व निपात। कौन करेगा? उपसर्जनम पूर्वम। तो आपका रूप बच जाएगा अनुरूपम। प्रत्यर्थम का क्या बनेगा? अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, एक प्लस अम प्लस प्रति, इको यणची सूत्र से यण हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति का उल्लंघन न करके। तो शक्ति प्लस अम प्लस यथा। स हरि हरे सादृश्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है, आपके अचटैट में भी आ चुका है। हरे सादृश्यम, ध्यान से देखें, हरे सादृश्यम, तो हरि प्लस ngस प्लस सह। तो सह को स आदेश करने वाला सूत्र अव्ययी भाव समास में कौन है? अव्ययी भावे चाकाले। और फिर इसकी कौन सी संज्ञा है? उपसर्जन संज्ञा। कौन करेगा? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। और उपसर्जन का क्या होगा? पूर्व निपात। पूर्व निपात कौन करेगा? उपसर्जनम पूर्वम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, प्रथमा निर्दिष्ट वाला भी आपके अचटैट में पूछा जा चुका है, और उपसर्जन का क्या होगा? पूर्व निपात होगा, ये भी आपके अचटैट में आ चुका है। तो ये बड़े ध्यान से देखें आप। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, सचक्रम चक्रेण युगपत्, सखी सदृशः सख्या। ये आगे पीछे भी हो सकता है। सख्या सदृशः, सदृशः सख्या, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। कभी आप ये सोचो रहे मैंने तो वहाँ सदृशः सख्या पढ़ा था, और आ गया क्या? सख्या सदृशः। तो ये आपका आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। तो सखी प्लस टा, अब ये सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। आगे ये तत्पुरुष समास में एक रूप आएगा पितृसमः, जो आपके अचटैट में आ चुका है, पितृ सदृशः। तो पित्रा सदृशः, पित्रा समः, ये आपके तत्पुरुष में अभी आएंगे। और ये जो मैंने रूप अभी बोले, पितृ समः और पितृ सदृशः, ये आपके अचटैट में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ये जो आ गया सदृशः सख्या, सखी प्लस टा प्लस सह, स क्षत्रम क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्र प्लस आम प्लस सह, तो स क्षत्रम बन जाएगा। स तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य अत्ति, अर्थात तीन का भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गया। तो यहाँ पर स तृणम का रूप क्या बनेगा? ये श्री तृणम बना दिया। स तृणम, तय के नीचे री है ये, लेकिन इसने स के नीचे री लगा दी यहाँ पर, तो ये गलत छपा हुआ है। ये क्या है? ये स तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य अत्ति, तो तीन का भी नहीं छोड़ा, वो सब कुछ खा गया। तृण प्लस अम प्लस सह, साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, ये आपका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? अग्नि प्लस अम प्लस सह, सह को स आदेश हो जाएगा, अव्ययी भावे चाकाले, और फिर इसकी प्रथमा निर्दिष्ट संज्ञा हो जाएगी, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्जन का पूर्व निपात हो जाएगा उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से। स प्लस अग्नि और अकस्वर्ण दीर्घ से
दीर्घ हो जाएगा सागनी, सु लेके आएंगे और सु का लोप कर देंगे, बन गया सागनी। भाई अव्यय भावे, अव्यय भावस्य से आपने अव्यय संज्ञा कर दी, और अव्यय संज्ञा होने पर अव्यादाप सुपह से सु का लोप हो जाएगा, सागनी बन जाएगा। जो अव्यय प्रकरण है वो जो वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप एक बार वो अव्यय प्रकरण वाली वीडियो जरूर देख लें। आपके स्टेट में भी आता है, हर परीक्षा में आता है, और वो 5-6 सूत्र हैं, 5-6 मिनट की वीडियो है। एक बार अव्यय प्रकरण वाली वीडियो जरूर सुन लें, जिससे कि अव्यय प्रकरण का कोई भी प्रश्न आपका गलत न होने पाए। आगे देखिए, नदियों का संख्या के साथ समास संज्ञा करने वाला सूत्र है नदीभिश्च। यहाँ पर ये जो सूत्र है नदीभिश्च, ये यदि किसी भी नदी का नाम होगा तो ही अव्यय भाव समास संज्ञा करेगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहारः। पंचगंगम, पंचन प्लस आम, गंगा प्लस आम, तो आपका ये बन जाएगा पंचगंगम। ये आपके नेट में भी पूछा हुआ था, नेट में, और अचटेट में भी आया हुआ था। तो इस तरह से ये जो आपका नेट अचटेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये प्रश्न तो आना ही आना है आपके पेपर में। पंचानाम गंगानाम समाहारः, पंचन प्लस आम, गंगा प्लस आम, तो ये कौन सा समास है? अव्यय भाव समास। अब ये संख्या पूर्व पद होते हुए भी अव्यय भाव समास है, आपने द्विगु समास नहीं बताना। क्यों? जहाँ पर भी किसी भी पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद यदि किसी भी नदी का नाम आ जाए तो वो आपका अव्यय भाव समास कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर दोनों ही संख्या पद आ जाए, दोनों के दोनों पद, जैसे द्वादश, द्वौ च दस च, तो वो संख्यावाची होते हुए भी द्वंद्व समास है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जहाँ पर भी वन से आ जाए, अभी अव्यय भाव समास में आगे आएगा ये, त्रिमुनि, त्रयः मुनयः वंस्याः, तो ये आपका अव्यय भाव समास है। नदियों का संख्या के साथ अव्यय भाव समास विधायक सूत्र है नदीभिश्च। पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहारः, पंचन प्लस आम, गंगा प्लस आम, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है भाई। आगे इसी का एक रूप है द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, तो यहाँ पर दो यमुना नदियों का समाहार। आप कहोगे कि भाई दो यमुना है ही नहीं, एक ही है, तो द्वियमुनम कैसे? अर्थात जैसे कि कोई शिला आ गई बीच में और उसकी क्या हो गई, दो धाराएं बन गई, तो दो धाराएं जहाँ बन जाएंगी तो वो क्या बन गया? द्वियमुनम। तो इस तरह से ये है द्वयोः यमुनयोः समाहारः। अब इसका ये है लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? द्वि प्लस ओस, यमुना प्लस ओस, तो ये आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखें, ये जो दो रूप हैं ये आपकी हर परीक्षा में देखने को मिले हैं, चाहे वो आपका DSSB हो, चाहे RTET हो, चाहे राजस्थान की कोई स्क्रीनिंग हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई परीक्षा हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे अचटेट हो, हर परीक्षा में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से करें। इसके बाद आपका अव्यय भाव समास देखिए, उपशरदम, शरदः समीपम, शरद प्लस ngस प्लस उप, प्रति विपासम, विपाशायाः अभिमुखम, या प्रति, एक ही बात है। विपाशा प्लस ngस और उप, प्रति, प्रति आएगा। उपजरसम, जरायाः समीपम, जरसः समीपम, जरस प्लस ngस प्लस उप, लेकिन जरस को जरा आदेश हो जाता है, इसलिए जराया रूप बना दिया। उपराजम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है भाई। यहाँ पर अनश्च जो सूत्र है उससे
टच प्रत्यय हो जाएगा। और टच प्रत्यय होने के बाद जो टी है, टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। और टी संज्ञा किसकी होगी? अचो में मध्य जो अंतिम अच और उसके पश्चात आने वाले जितने भी व्यंजन हैं उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। और टी संज्ञा होने पर क्या होगा? पररूप। कौन करेगा? शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो आपका यहाँ पर देखिए उपराजम, राज्ञः समीपम, राजन प्लस प्लस उप। अब आपका जो अब ये जो सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उससे अव्यय भाव समास संज्ञा कर दी। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबंत का लोप कर दिया। राजन प्लस उप बच गया। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि ये उप प्रथमा निर्दिष्ट है। और फिर इसका उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से पूर्व निपात कर दिया। तो उपराजन, अब अनश्च जो सूत्र है उसे टच प्रत्यय कर दिया। उपराजन प्लस टच, टच का अनुबंध लोप करेंगे तो ए बच जाएगा। और नस्तद्धिते जो सूत्र है उससे हम क्या करेंगे? टी का लोप कर देंगे। तो उपराज प्लस ए जय में मिल जाएगा और आपका रूप बन जाएगा उपराज। सवादी कार्य करेंगे तो वहाँ आपका उपराजम ऐसा रूप बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है। अध्यात्मम आत्मनि इति। तो यहाँ जो आत्मनि है इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो आत्मन प्लस इति। अब आत्मन प्लस नी प्लस अधि, अधि आगे आ गया, आत्मन पीछे चला गया। ये कोई अणची लग जाएगा। टी अनश्च नस्तद्धिते, टी का लोप, टच का ए मिल जाएगा। अध्यात्म सवाधिकारी हो जाएगा। आपका रूप बन जाएगा अध्यात्मम। उपचर्म और उपचर्मम, चर्मणः समीपम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके रूप दो बनेंगे, उपचर्मम उपचर्म, लेकिन जो लौकिक विग्रह है या अलौकिक विग्रह है वो एक जैसे बनेंगे। चर्मणः समीपम, चर्मन प्लस ngस प्लस उप आगे आ जाएगा। उपचर्मन टच हो जाएगा, टच के बाद आपका रूप बन जाएगा उपचर्मम। और जहाँ पर भी आपने टच नहीं किया तो उपचर्मन प्लस से और न का लोप उपचर्म। समीपम, उपसमिधम और उपसमित, समिधः समीपम, समिध प्लस ngस प्लस उप। तो इस तरह से आपके ये रूप बन जाएंगे। और ये आपका अव्यय भाव समास के मुख्य मुख्य रूप थे। लेकिन यहीं पर आपका एक रूप और बनता है त्रिमुनि और द्विमुनि। द्वौ मुनि वंस्यौ, तो ये आपका अव्यय भाव समास का ही रूप है द्विमुनि। द्विमुनि, द्विमुनि और त्रिमुनि, तो ये आपका त्रिमुनि का है। तो ये भी आपके अव्यय भाव समास के ही उदाहरण बनेंगे। आगे देखिए, आपका ये है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जहाँ पर भी किसी भी समास का उत्तर पद प्रधान हो तो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो तत्पुरुषः, आपके एक बार अचटेट में ये प्रश्न पूछा हुआ है तत्पुरुषः, तत्पुरुषः। तो आपने यहाँ क्या करना है? तत्पुरुष हमें तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः ऐसा करना है।
और तस्य पुरुषः बनने के बाद आपका तत् प्लस सु ना तत् प्लस ngस और पुरुष प्लस सु, ये आपका लौकिक विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो तत्पुरुष समास है उसका पहला जो सूत्र है वो देखिए, द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया श्रितातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः कृष्ण श्रितः। अब दूसरी विभक्ति में विग्रह कहाँ कहाँ होगा ये बात बताई है। कहता है कि श्रित हो, आश्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो, आपन्न हो। किसी भी शब्द के पीछे यदि ये शब्द आपको दिखाई दें तो उन सभी का विग्रह आपने दूसरी विभक्ति में करना है। जैसे कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण प्लस अम, श्रित प्लस सु। कृष्णाश्रित आ जाए तो श्रित की जगह आश्रित शब्द ले लेंगे और सु इसका अलौकिक विग्रह में आ जाएगा। दुखातीतः, दुखम अतीतः, दुख प्लस अम, अतीत प्लस सु। नरकपतितः, नरकम पतितः, नरक प्लस अम, पतित प्लस सु। ग्रामगतः, ग्रामम गतः, ग्राम प्लस अम, गत प्लस सु। मेघात्यस्तः, मेघान अत्यस्तः। आप मेघम अत्यस्तः ऐसा भी कर सकते हैं, एक वचन में भी कर सकते हैं, द्विवचन में भी कर सकते हैं और बहुवचन में भी कर सकते हैं। तो मेघान अत्यस्तः, मेघ प्लस सस और अत्यस्त प्लस सु। शरण प्राप्तः, शरणम प्राप्तः, शरण प्लस अम, प्राप्त प्लस सु। ग्राम प्राप्तः, ग्राम प्लस अम, प्राप्त प्लस सु। शरणापन्नः, शरणम प्लस आपन्नः, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है ग्रामगतः, दुखातीतः, नरकपतितः। शरणम आपन्नः, प्राप्त जीविकः, प्राप्तः जीविकाम। ये आपके स्टेट में आया हुआ है, प्राप्तः जीविकाम। आपन्न जीविकः, आपन्नः जीविकाम। तो ये आपने ध्यान करना है कि प्राप्त जीविकः और आपन्न जीविकः कैसे इनका लौकिक या अलौकिक विग्रह किया गया है। आगे तृतीया तत्पुरुष समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्तृकरणे कृता बहुलम। या अपने स्टेट के जो पेपरों की हम पुनरावृत्ति कर रहे थे उनमें ये सूत्र आपने देखा भी था। कर्तृकरणे कृता बहुलम। हरित्रातः, हरिणा त्रातः, हरि प्लस टा, त्रात प्लस सु। नख भिन्नः, नखैः भिन्नः। आप नखेन भिन्नः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दोनों में कर सकते हो। नखैः भिन्नः, नख प्लस भिस, भिन्न प्लस सु। और भिन्नः में कत प्रत्यय है, भिद धातु प्लस कत है तो भिन्नः बन जाएगा। और ये तो आपके स्टेट में हर वर्ष आता रहता है, भिन्न है, छिन्न है। और जहाँ निष्ठा है, निष्ठा के तय को न करने वाला सूत्र है हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैतः। नख भिन्नः, नखैः भिन्नः। नख निर्भिन्नः, एक ही बात है, निर लगा दिया तो भी आपने ऐसे ही कर देना है और केवल भिन्न लगा दिया तो भी ऐसे ही करना है। नखैः निर्भिन्नः, नख प्लस भिस, निर्भिन्न प्लस सु। परशु छिन्नः, परशुना छिन्नः। देवदत्तः, देवेन दत्तः। तृतीया तत्पुरुष समास है और कर्तृकरणे कृता बहुलम के उदाहरण हैं। प्रभु दत्तः, प्रभुणा दत्तः, प्रभुना दत्तः। राम दत्तः, रामेण दत्तः। तो रामेण दत्तः, राम दत्तः। तो ये आपके तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण थे।
और कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र के ये उदाहरण थे। कौन सा सूत्र है? कर्तृकरणे कृता बहुलम। अब आगे देखिए तृतीया। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यहाँ पर गुण और आदि का बोध हो तो वहाँ पर भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संकुला खंडः, तो यहाँ पर देखिए संकुलया खंडः। संकुला बोलते हैं दरात को, जो पहले अपने घरों में जैसे बथुआ या भाई जो सरसों या पालक काटने के लिए प्रयोग किया जाता था, हाथ पैर के नीचे दबा करके ऐसे हाथ से काटते थे, तो उसे दरात बोलते थे। और उस दरात से हम बथुआ आदि काटने का काम करते थे। तो संकुला खंडः, संकुलया खंडः, संकुला प्लस टा, खंड प्लस सु, परसु खंडः, परसुना खंडः, परसु प्लस टा, खंड प्लस सु। धान्यार्थः मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके हर स्टेट में उसने ये पूछा है। धान्यार्थः, अब ये पुल्लिंग में दे दिया, तो यहाँ आप धान्येन अर्थः ऐसा करेंगे। यदि यहाँ पर धान्य अर्थ की जगह अयम भी हो सकता है, जो आपका अर्थ शब्द है उसकी जगह अयम शब्द भी मिल सकता है। लेकिन ये अयम कब करना है आपने? जब धान्यार्थ है पुल्लिंग शब्द बन करके आपसे पूछा जाए। और यदि ये धान्यार्थम नपुंसकलिंग कर दे तो इदम शब्द भी हो सकता है। और यदि आपका धान्यार्था कर दे तो ये आपका ईयम ऐसा भी हो सकता है। किसकी जगह? अर्थ है, अर्था, अर्थम। अर्थ है धान्यार्थ है, धान्येन अयम, धान्येन इदम, धान्येन ईयम। लेकिन आपने ये शब्द कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। धान्यार्थम ऐसा आ जाए तो धान्येन इदम या धान्येन अर्थम। स्त्रीलिंग आ जाए धान्यार्था तो धान्येन ईयम या धान्येन अर्था, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अब वाक कलह, वाचा कलह। अब ये जो वाक शब्द है इसके तृतीय विभक्ति एक वचन है वाचा, अर्थात वाणी से कलह करना। चतुर्थी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि, जहाँ पर भी कहीं पर भी तादर्थ्य अर्थ हो, तादर्थ्य का मतलब होता है उद्देश्य या प्रयोजन। जैसे पुण्येन दृष्टो हरिः, ये तादर्थ्य है अर्थ में चतुर्थी। पुण्येन दृष्टो हरिः ये आपका हेतु सूत्र का उदाहरण है। तो यहाँ आपका जो तादर्थ्य अर्थ है बलि हो, हित हो, सुख हो, रक्षित हो, वहीं पर चतुर्थी विभक्ति में विग्रह करना है। यूप दारु, यूपाय दारु, दारु का अर्थ होता है लकड़ी, अर्थात एक स्तंभ के लिए लकड़ी। कुंडल हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल मतलब जो कानों में बाले आदि पहने जाते हैं उनके लिए सोना। भूत बलिः, भूतेभ्यः बलिः। अब ये आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में कर सकते हो। और अचटेट वाले ने आपको बिचलाने के लिए ये प्रश्न भी दे रखा था कि बताइए इनमें शुद्ध अशुद्ध कौन सा है। उसने पहली विभक्ति में भी विग्रह कर दिया, दूसरी में भी कर दिया और तृतीया में भी कर दिया और एक अलग से कर दिया। तो आपने ये ध्यान रखना है, भूत बलिः, भूताय बलिः, भूताभ्याम बलिः, भूतेभ्यः बलिः, किसी भी उसमें आपका विग्रह हो सकता है। काक बलिः, काकेभ्यः बलिः, काका, काकाय, काकाभ्याम, काकेभ्यः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आप विग्रह कर सकते हो। लेकिन जिस विभक्ति में होगा विग्रह, लौकिक विग्रह करेंगे, उसी प्रत्यय को आपने अलौकिक में अलग करके दिखाना है। जैसे काकाय, काक प्लस ङे, काकाभ्याम, काक प्लस भ्याम
और काकेभ्यः काक प्लस भ्यस, उसी प्रकार का विग्रह करना है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। गवे गोहितम, गवे हितम, गो प्लस ङे हित प्लस सु, गो सुखम, गवे सुखम, गो प्लस ङे और सुख प्लस सु। गोभ्यः गोभ्याम, ऐसा भी विग्रह कर सकते हो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। गो रक्षितम, गवे रक्षितम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना कि आप गवे, गोभ्याम, गोभ्यः, रक्षितम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी में भी आप इसका विग्रह कर सकते हो। अजारक्षितम, अजायै रक्षितम, गो रक्षितम, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ बन जाएगा अजायै रक्षितम। द्विजार्थः सूपः, अब देखो ये आ गया द्विजाय अयम, द्विजार्था द्विजाय इयम, द्विजार्थम द्विजाय इदम। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हो सके इस साल भी आपके अचटेट में आ जाए, नेट में भी पूछा जा सकता है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्क्रीनिंग है उसमें भी आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने ध्यान कहाँ देना है, द्विजार्थः, द्विजार्था, द्विजार्थम, तो इनका विग्रह कैसे होगा ये ध्यान से करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पितृर्थम पित्रे इदम, मातृर्थम मात्रे इदम, और भ्रातृर्थम, ये भ्रा है, भ्रा, भय के नीचे रे लगा है, भ्रा ऐसे है ये, तो भ्रातृर्थम भ्रात्रे इदम, तो ये आपका इदम ऐसे आ जाएगा। पंचमी विभक्ति देखिए, पंचमी भयेन चोर भयम चोराद भयम, अभी ये लौकिक विग्रह है, अलौकिक में क्या करेंगे, चोर प्लस ङसी, भय प्लस सु, सिंह भीतः सिंहात भीतः, वृक भीतिः वृकात भीतिः, स्तेन भीतिः स्तेनाद भीतिः। तो इस तरह से ये आपका पंचमी का था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किसी में भी आप ये कर सकते हैं। आगे आपका ये जो रूप है ये देखिए, दुख मुक्तः दुखात मुक्तः, स्वर्गपतितः स्वर्गात पतितः, वृक्षपतितः वृक्षात पतितः, मार्गभ्रष्टः मार्गात भ्रष्टः, पदच्युतः पदात च्युतः, तो यहाँ पर पद से अलग किया हुआ ये बन जाएगा। तो ये आपकी पंचमी विभक्ति थे, और पंचमी विभक्ति के जो तत्पुरुष है उसका जो विग्रह करेंगे, तो जैसे आपने किया वृक्षात पतितः, वृक्ष प्लस ङसी, पतित प्लस सु, तो इस तरह से आपने लौकिक और अलौकिक विग्रह करना है, और इसका सूत्र है पंचमी भयेन, तो यहाँ पंचमी भयेन आ जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास है, राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, देवालयः, अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे, राजन प्लस ङस पुरुष प्लस सु, देवालयः देवानाम आलयः, देव प्लस आम, आलय प्लस सु, सभापतिः सभायाः पतिः, सभा प्लस ङस और पति प्लस सु, विद्यालयः विद्यायाः आलयः, विद्या प्लस ङस आलय प्लस सु, सुखानुभूतिः सुखस्य अनुभूतिः, सुख प्लस ङस अनुभूति प्लस सु, रजत पात्रम रजतस्य पात्रम, रजत प्लस ङस पात्र प्लस सु, अग्निहोता अग्नेः होता, पूर्वकायः पूर्वं कायस्य, अपरकायः अपरं कायस्य, मध्याह्नः मध्यम अहनः, पूर्वाह्नः पूर्वम अहनः, अर्धपिपली अर्धम पिपल्याः, ये आपके स्टेट में आया हुआ है। अर्ध प्लस अम
पिपली प्लस ngस, अर्ध शब्द आगे आएगा और अर्ध है पिपली, ऐसा रूप बन जाएगा। जब आप इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह बनेगा अर्धम पिपल्याः। ये क्या है? ये परवलिंगम, अर्थात परे जैसा लिंग होगा उसकी विभक्ति उसी के अनुसार आएगी। पिपली अर्धम ऐसा नहीं लिया, अर्ध पिपली। अब जो पिपली शब्द है ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में जैसे ही आप सु लेके आएंगे तो हलंग्या बभ्यो दीर्घात सुति सप्रिक्तम हल सु का लोप कर देगा, तो आपका रूप बनेगा अर्ध पिपली। राजदंत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, दंता नाम राजा, और इसका सूत्र है राजदंतादिषु परम। जो दंत राज शब्द है उसका पूर्व निपात कर देता है, तो राज आगे आ जाएगा, दंत पीछे चला जाएगा, तो बन जाएगा राजदंतः। गवाक्षः गवाम अक्षी इव, गवाक्षः का संधि विच्छेद क्या बनेगा? गो प्लस अक्षः, ये आपके स्टेट में भी आया हुआ है, गो प्लस अक्षः गवाक्षः। और गो को अवंग आदेश हो जाएगा, अवंग स्फोटाइनस्य संधियों में, तो यहाँ आपका क्या बन गया? ये गवाम अक्षी इव, गवाम गवाक्षः, गाय के समान आँख। सप्तमी तत्पुरुष समास है ये। अब आपका सप्तमी सोंडैः सूत्र है ये, अक्ष सोंडः अक्षेषु सोंडः, अक्ष प्लस सुप सौंड प्लस सु, अक्ष पटुः अक्षेषु पटुः, प्रेम धूर्तः प्रेमणि धूर्तः, कर्म कुशलः कर्मणि कुशलः, कर्मणि सप्तमी विभक्ति है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो कर्मन प्लस ङी कुशल प्लस सु, वाक्पटुः वाची पटुः, मध्यांतरः मध्ये अंतरः, वाक्पटुः ये आपके परीक्षा में भी आ चुका है। सभा पंडितः सभायां पंडितः, शास्त्र पंडितः शास्त्रेषु पंडितः, आतप शुष्कः आतपे शुष्कः, आतप बोलते हैं धूप और शुष्क माने सूखा हुआ। स्थाली पक्वः स्थाल्यां पक्वः, कुकर जिसे बोलते हैं उसमें पकाया हुआ, और पक्वः में कतः प्रत्यय है, कतः, ये आपके स्टेट में काफ़ी बार पूछा गया है, पक्वः में कौन सा प्रत्यय है? तो पक्वः में कतः प्रत्यय है, और कतः और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है, सूत्र है कतः कत्वतु निष्ठा, और निष्ठा संज्ञा होने पर कतः और कत्वतु प्रत्यय करने वाला सूत्र जो स्टेट में पूछा हुआ है वो है निष्ठा। ध्यान रखना, निष्ठा सूत्र से कतः और कत्वतु प्रत्यय होते हैं, कतः कत्वतु से तो निष्ठा संज्ञा होती है। दूसरा है पौर्वशालः पूर्वस्यां शालायां भव इति पौर्वशालः, पंचगवधनः पंचगावः धनं यस्य सः पंचगवधनम्, धनः ये आपके स्टेट में पूछा हुआ है शुद्ध करने वाले वाक्य में, तो उसने पंच गौहु ऐसा दे रखा है उसमें, लेकिन आपने क्या करना है? बहुवचन में ही लेना है, पंच गावः धनम यस्य सह। और द्विगु समास का एक रूप बनता है पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारः, तो वहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु और द्विगु रेक वचनम, ये आपके स्टेट में आया हुआ है कि द्विगु किस वचन में होगा, तो आपने बताना है कि द्विगु रेक वचनम द्विगु एक वचन में होगा। तो यहाँ दो रूप हैं ये, पंचगव धनः और पंचगवम, तो पंचगवम द्विगु समास है और ये आपका कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास जो है यस्य सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास है, परिभाषा देखिए, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, या विशेष्य विशेषण
युक्तः कर्मधारय समासः। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास सूत्र विशेषणम विशेषेण बहुलम, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है। नीलोत्पलम नीलम च तत् उत्पलम। नीलोत्पलम, आपके दो तरह के विग्रह किए हैं इसने, नीलम उत्पलम और नीलम च तत् उत्पलम। आपके कोई भी विग्रह आपके अचटेट की परीक्षा में आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है नील प्लस सु, उत्पल प्लस सु। अब यहाँ पर नीलोत्पल, इसका जब आप सु का लोप कर देंगे नील प्लस उत्पल बन जाएगा, और आदि गुण से गुण कर देंगे नीलोत्पल, स्वाधिकारी हो जाएगा नीलोत्पलम। कृष्ण सर्पः कृष्णः च असौ सर्पः, और कृष्णः सर्पः दोनों विग्रह कर सकते हो। ये आपका कर्मधारय का उदाहरण है। कृष्ण प्लस सु, सर्प प्लस सु, सु का लोप कर दिया, कृष्ण सर्पः इति सिद्धम। आगे आपका कर्मधारय में ही पीताम्बरम शब्द दे रखा है। पीताम्बरम जो शब्द है ये आपका, यदि नपुंसकलिंग शब्द दे रखा है पीताम्बरम तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और यदि ये आपका पुल्लिंग शब्द दे रखा है पीताम्बरः तो वो बहुव्रीहि समास होगा। अब जो पीताम्बरम शब्द है इसके का विग्रह किया है पीतम अंबरम, पीतम च तत् अंबरम, और बहुवचन में क्या करेंगे पीतानि च तानि अंबराणि। लेकिन जब आपका बहुव्रीहि होगा तो ये पुल्लिंग शब्द मिलेगा अपने पीताम्बरः, फिर उसका विग्रह कैसे होगा पीतानि अंबराणि यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दोनों वचनों में आप कर सकते हैं। तो पीताम्बरम का इसने दिया पीतम अंबरम, पीत प्लस सु, अंबर प्लस सु। महापुरुषः महान पुरुषः, महान च असौ पुरुषः। अब ये जो महान प्लस चासौ पुरुषः, अब ये जो स है ये स कैसे बन गया, आपने एक रूप देखा होगा कस्मिंश्चिद नगरे एकः राजा निवसति स्म। तो जो कस्मिंश्चिद है वो कस्मिन प्लस चित है, तो जो न आ जाए और परे चवर्ग आ जाए तो नश्छव्य प्रसान एक सूत्र है जो न को श कर देगा और ऊपर अनुस्वार भी लगा देगा। तो यहाँ बन जाएगा महांश्चासौ पुरुषः, महान च असौ पुरुषः महापुरुषः। महर्षि महान ऋषि, महान चासौ ऋषि। अब ये दो तरह का विग्रह किया जा रहा है। महाजनः महान जनः, महान च असौ जनः। महाराजः महान राजा, महान चासौ राजा। महाकाव्यम महत् काव्यम। सुंदरकन्या सुंदरी कन्या। महादेवः महान च असौ देवः, और महान देवः दो तरह से विग्रह कर सकते हो। बधिर्लोकः बधिरः लोकः। परमराजः परमः चासौ राजः, परमः चासौ राजा परमराजः। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है ये, आपके एक बार पेपर में भी आ चुका है। राजा है सखी भेष्टच, वहाँ पर परम राज है और परम मित्र है, ऐसा भी बन जाएगा। उपमानोपमेय कर्मधारय समास विधायक सूत्र है। उपमानानि सामान्य वचन ही, आपके स्टेट में आ चुका है ये। उपमानानि सामान्य वचन ही, तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा उपमान और उपमेय जहाँ होंगे वहीं पर भी समास संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। घनश्यामः घन इव श्यामः, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कमल नयनम कमलम इव नयनम। चंद्रमुखम चंद्रः इव मुखम, पूर्वपद उपमान का है। नरसिंह नरः सिंह इव नृसिंह ना
सिंह इव, राजर्षिः राजा ऋषि इव। ये उत्तर पद उपमान का है और ये पूर्व पद उपमान का है। तो चंद्रमुख है, ये आपके स्टेट में पूछा हुआ है कि बताइए कौन सा उपमान का है, तो ये आपने पूर्व पद उपमान का बताना है। दिक् संख्ये संज्ञायाम सप्तर्षयः सप्त च ते ऋषयः, पंच ब्राह्मणाः पंच च ते ब्राह्मणाः। तो ये आपका कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। नय तत्पुरुष समास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब्राह्मणः न ब्राह्मणः, न लोप विधायक सूत्र है, न लोपो नयः। असत्यम न सत्यम, अश्वः अनश्वः। अब्राह्मणः न ब्राह्मणः, न का लोप विधायक सूत्र है, न लोपो नयः। असत्यम न सत्यम, अहिंसा न हिंसा, अस्तेयम न स्तेयम, असत् न सत्, अज्ञातम न ज्ञातम, अद्वितीयः न द्वितीयः। तो इस तरह से ये आपके नए तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अनस्वः देखिए, न अस्वः। अब यदि किसी के भी विग्रह करने के बाद यदि पद के पूर्व में स्वर आ जाए ए, तो वहाँ पर नुट का आगम हो जाएगा, और नुट का आगम करने वाला सूत्र है तस्मान नुडचि, तस्मान नुडचि। एन ऋतम न ऋतम एन ऋतम, अनेकः न एकः। अब बीच में नुट का आगम हो जाएगा, न का जो न है व्यंजन उसका लोप हो जाएगा, ए बच जाएगा, ए एकम एकः। और बीच में नुट हो गया, ए नुट एकः, नुट का न बच जाएगा, ए न एकः, न में ए मिल गया, अनेकः। अनंतम न अंतम, अनंतरम न अनंतरम, अनूनम न ऊनम, अनागतम न आगतम, अनुपस्थितः न उपस्थितः, न उपस्थितः। अनुचितम न उचितम, अनेकता न एकता, अनादिः न आदिः, अनूढः न ऊढः, अनुपमम न उपममम, अनैकधा न एकधा। अब वो देखो आपका वहाँ एक रूप आया हुआ था नैकधा, नैकधा। ये किसका उदाहरण था? केवल समास का। लेकिन न एकधा ऐसा करेंगे तो अनैकधा ऐसा रूप बनेगा, नैकधा नहीं बनेगा। तो जो अनैकधा है ये तो है आपका नए तत्पुरुष समास का उदाहरण, और नैकधा जो है ये है आपका केवल समास का उदाहरण। आगे आपका द्विगु तत्पुरुष समास है। द्विगु तत्पुरुष समासः संख्यापूर्व द्विगुः, पंचगवं पंचानां गवां समाहारः, पंचतंत्रं पंचानां तंत्राणां समाहारः, पंचपात्रं पंचानां पात्राणां समाहारः, पंचरात्रं पंचानां रात्रीणां समाहारः। अब संख्या पूर्व हो और रात्रि शब्द आ जाए तो वो नपुंसकलिंग में ही होगा, पात्र आ जाए तो भी नपुंसकलिंग में होगा। तो पंचरात्रम पंचमूली, पंचानां मूलानां समाहारः पंचमूली, अष्टाध्यायी अष्टानां अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी बन जाएगा। और ये आपका द्विगु के उदाहरण चले हुए हैं। त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः, पंचरात्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप था ये आपका, पंचपात्रम भी, और पंचगवम पहले आ ही चुका है। त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः, त्रिभुवनम त्रयाणां भुवनानां समाहारः, सप्ताह सप्तानां अहन्नां समाहारः, शताब्दी शतस्य अब्दानां समाहारः शताब्दी, दशानां अब्दानां समाहारः दशाब्दी।
तो ये आपका दशावधि बन जाएगा। द्विरात्रम द्वयोः रात्रयोः समाहारः, द्विरात्रम और तीसरीणां रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है ये, आपके पेपर में भी आ चुके हैं एक बार ये। एलुक तत्पुरुष समास है, यहाँ पर एलुक का क्या होगा, समास होने पर भी विभक्ति का लोप न होना, वो एलुक तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे पश्यतो हरः पश्यतः हरः इति एलुक तत्पुरुष समास है। अन्ते वासी अन्ते वसति इति एलुक उपपद तत्पुरुष समास है। तो ये क्या है, उपपद तत्पुरुष समास का एलुक का उदाहरण। खेचरः खे चरति इति एलुक उपपद तत्पुरुष। सरसीजम, ये आपके हिंदी अचटेट में भी पूछा हुआ था। सरसी जायते इति, तो सरसी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, लेकिन इसका लोप नहीं हुआ है, तो ये एलुक का उदाहरण हो गया। सरसी जायते इति सरसीजम एलुक उपपद तत्पुरुष। मनसीजम मनसी जायते इति एलुक उपपद तत्पुरुष। आत्मनेपदम आत्मनेपदम इति एलुक तत्पुरुष समास। परस्मयी पदम इति एलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिरः युधि स्थिरः, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप हैं आपके, अभी ये आपके पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। युधि स्थिरः इति एलुक तत्पुरुष समास है। वनेचरः वने चरति इति वनेचरः, ये युधिष्ठिर के गुप्तचर का नाम भी था वनेचरः, तो ये भी एलुक उपपद तत्पुरुष का उदाहरण था। आगे स्तोकान मुक्तः स्तोकान मुक्तः स्तोकात मुक्तः अन्तिकादागतः अन्तिकात आगतः अभ्यासादागतः अभ्यासात आगतः दूरादागतः दूरात आगतः, ये पेपर में आ चुके हैं आपके। दूरादागतः। कृच्छ्रादागतः कृच्छ्रात प्लस आगतः एलुक तत्पुरुष है पंचमी का स्तोकादिभ्यः। प्रादि तत्पुरुषः कुगति प्रादयः, ये आपका गति संज्ञा कर देगा और गति संज्ञा होने पर तत्पुरुष समास संज्ञा हो जाएगी। कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः। सुपुरुषः शोभनः पुरुषः। प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है, ये आपके पेपर में भी आ चुके हैं। अतिमालः, ये आपके अचटेट में आ चुका है। अतिक्रांतः मालाम। परियध्यनः परिगलानः अध्ययनाय, अर्थात जो अध्ययन से क्या हो गया, थक गया है, गल गया है, तो परिगलानः अध्ययनाय। अवकोकिलः अवकृष्टः कोकिलया। निष्कोशाम्बिः, ये आपके स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। निष्क्रांतः कोशाम्ब्याः। प्रवातः प्रकृष्टः वातः। निर्जनः निर्गतः जनेभ्यः। अलम कुमारी अलम कुमार्ययी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे, आपके स्टेट में आ चुका है भाई ये। अलम कुमार्ययी। अर्धर्चः अर्धचम अर्धम ऋचः, ये आपका अर्धर्चः अर्धर्चम आ जाए तो उसका लौकिक विग्रह करेंगे अर्धम ऋचः। और ऋचाएँ मंत्रों को बोलते हैं, और किसके मंत्रों को बोलते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचाएँ कहते हैं, और ऋचाओं से देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये प्रश्न एक बार स्टेट में पूछा हुआ है कि बताइए ऋचाओं से किसका आह्वान किया जाता है, तो ऋचाओं से देवताओं का आह्वान किया जाता है। अलम कुमारी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है, अलम कुमार्ययी। गति तत्पुरुष समास है ये आगे, गति तत्पुरुष समास। तो ये जो गति तत्पुरुष समास है, इसके अंदर गति संज्ञा करने वाला सूत्र है उर्यादि च्वी डाचश्च। ऊरीकृत्य उरिम कृत्वा, ये उरिम मैं री के बाद अनुस्वार है, ये उरिम कृत्वा। ये जो उरी है, रै के अंदर जो दीर्घ ई है, ये च्वी प्रत्यांत है, और ये आपके स्टेट में हर बार पूछा गया है। स्वीकरोति अग्नि करोति उरी कर कृत्य
बताइए इसमें कौन सा प्रत्यांत है, तो आप इसको च्वी प्रत्यांत बतलाएंगे। शुक्लीकृत्य अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, जो सफ़ेद नहीं है उसको कैसे करेंगे, अशुक्लम, जो शुक्ल नहीं है सफ़ेद नहीं है उसको सफ़ेद किया। पटपटाकृत्य पठत पठत इति कृत्वा, आविष्कृत्य आविष्कृत्वा, सत्कृत्य सत्कृत्वा, अलंकृत्य अलंकृत्वा, पुरस्कृत्य पुरः कृत्वा, तिरो भूयः तिरो भूत्वा, तिरस्कृत्यः तिरः कृत्वा, अस्तंगत्यः अस्तं गत्वा, साक्षात्कृत्य साक्षात कृत्य कृत्वा, ये आपके पेपर में आ चुके हैं। उर्सीकृत्य उर्सी कृत्वा, मनसीकृत्य मनसी कृत्वा, नमस्कृत्य नमः कृत्वा। तो ये आपके गतिसंज्ञक उपपद तत्पुरुष समास है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष साक पार्थिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी आ चुका है। साख पार्थिव साक प्रिय पार्थिव, ये इसका लौकिक विग्रह है, और जो प्रिय है इसका लोप हो जाएगा, मध्यम पद का लोप हो जाएगा तो साक पार्थिव रूप बन जाएगा। देव ब्राह्मण देव पूजको ब्राह्मण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूजक शब्द का लोप हो जाएगा तो देव ब्राह्मण बन जाएगा। उपपद तत्पुरुष समास है, उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। जैसे ही उपपद संज्ञा करेगा तो आपकी उपपद समास संज्ञा करने वाला सूत्र है उपपद मतिंग। तो ये आपका उपपद मतिंग और तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ये दो सूत्र हैं। जो तत्रोपपद सप्तमी स्थम है ये आपका उपपद संज्ञा करेगा, और उपपद संज्ञा होने पर समास विधायक सूत्र है उपपद मतिंग। कुंभकारः कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभ प्लस अम क्री प्लस अण, ये आपका लौकिक और अलौकिक, स्टेट में अलौकिक विग्रह पूछा हुआ है तो ये भी ध्यान रखें कि कुंभम करोति इति कुंभकारः, स्वर्णकारः स्वर्णम करोति इति, चर्मकारः चर्म करोति इति, जलदः जलम ददाति इति, धनदः धनम ददाति इति, उदकहारः उदकम हरति इति। बहुव्रीहि समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद इनमें से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। और बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र है अनेकमन्य पदार्थे। विशेष इसमें क्या है कि पूर्व पदों में समान विभक्ति समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, और पूर्व पदों में असमान विभक्ति वो आपका व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाएगा। आगे ये जो दे रखा है जैसे कंठे कालः, कंठे कालः मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंठे कालः यस्य सः, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। प्राप्त कंठ प्लस ङी काल प्लस सु, प्राप्तोदकम ये आपके हर स्टेट में आया है, प्राप्तम उदकम यम सह, लेकिन लोग क्या कर देते हैं प्राप्तम उदकम यस्मिन सह या यस्य सह, वो नहीं आएगा। क्या आएगा, यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्त प्लस सु उदक प्लस सु, और आदि गुण से गुण कर देंगे। सुबंत का लोप होने के बाद प्राप्तोदक सवादिकार्यम प्राप्तोदकम। ऊढ़ रथः, ऊढ़ रथः येन सह, ऊढ़ रथः, उपहृत पशुः, उपहृतः पशुः यस्मै सह, उद्धृतोदना, उद्धृतः ओदनो यस्याः सा उद्धृतौदना। अर्थात ये वो थाली है जिससे चावल निकाल लिए गए हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग में मना है उद्धृतौदना। क्यों, क्योंकि इस थाली यस्याः स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। पीताम्बरः, पीतानि अम्बराणि यस्य सः, लेकिन यदि ये नपुंसकलिंग शब्द होगा तो कर्मधारय समास बन जाएगा। पीताम्बरम, पीतानि तानि अम्बराणि, फिर वो आपस में विशेष विशेषण हो जाएंगे, पीले कपड़े।
लेकिन यहाँ कोई अन्य ही पदार्थ प्रधान है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। पीताम्बरः, पीले हैं कपड़े जिसके। प्रपतितः पर्णः, प्रपर्णः, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् सः, ये वो वृक्ष है जिसके पत्ते गिर चुके हैं। अविद्यमानः पुत्रः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है। तो ये आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। चित्रगुः, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है चित्रगुः। चित्राः गावः यस्य सः, या चित्रा गौः यस्य सः। एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में आप इसका विग्रह कर सकते हैं। चितकबरी गायों वाला या चितकबरी गायें वाला, तो ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है। रूपवद भार्यः, रूपवती भार्या यस्य सः, इसका अलौकिक विग्रह पूछा हुआ है अचटेट में। रूपवती प्लस सु, भार्या प्लस सु, ये आपके अचटेट में आया हुआ प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है भाई, ध्यान से करना। ये सारे के सारे जितने भी रूप हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप हैं। कल्याणी पंचमा रात्रः, कल्याणी पंचमी यासां रात्रीणां। स्त्री प्रमाणः, स्त्री प्रमाणी यस्य सः, जिसकी स्त्री क्या है, प्रमाण स्वरूप है। अर्थात स्त्री को ही जहाँ प्रमाण माना गया है, उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं है। किसी के पास कोई वस्तु लेने गए, भाई तेरी घरवाली से कहलवा दे, तेरे पर मैंने भरोसा को नहीं, तो वो क्या हो गया, स्त्री प्रमाण है। स्त्री प्रमाणी यस्य सः, स्त्री प्लस सु, प्रमाणी प्लस सु। दीर्घ सक्तः, दीर्घे सक्थिनी यस्य सः, दीर्घ मतलब अच्छे मोटे या लंबी जंघाएं हैं जिसकी। तो दीर्घे सक्थिनी, साथल जिसे बोलते हैं, तो दीर्घा प्लस औ, सक्थि प्लस औ, यस्य सः। जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा, कमल के समान आँखें हैं जिसकी। द्विमूर्धः, ये दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है भाई, जलजाक्षी भी पेपर में आ चुका है। द्विमूर्धः द्वौ मूर्धानौ यस्य सः, और त्रिमूर्धः त्रयः मूर्धानः यस्य सः। द्विमूर्धानः, द्विमूर्धः का लौकिक अलौकिक, अलौकिक क्या करेंगे, द्वि प्लस औ, मूर्धन प्लस औ, और त्रिमूर्ध का क्या करेंगे, त्रि प्लस जस, मूर्धन प्लस जस। अंतर्लोमः, अंतर्लोमानि यस्य सः, लोम बोलते हैं भाई रोम को, रोए मतलब बाल, जैसे हमारे हाथ पर क्या होते हैं, रोए होते हैं, बाल होते हैं। तो अंतर लोमानि यस्य सः, बहिर्लोमः बहिर्लोमानि यस्य सः। व्याघ्रपात, व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य, बाघ के समान पैर हैं जिसके। हस्तिनः पादौ इव पादौ, वो क्या कहलाएगा, हस्तिपादः। कुसूलपादः, कुसूलस्य पादौ इव पादौ यस्य सः। द्विपात, द्वौ पादौ यस्य सः। सुपात, शोभनौ पादौ यस्य सः। उत्काकुत, उद्गतम मतलब ऊपर उठा हुआ, काकुदम यस्य सः, तालवा जिसे बोलते हैं, तालू हमारे यहाँ ऊपर एक ये होता है ना, तालू लटकता है, ये कि ये तातुमहा, इसको बोलते हैं। पूर्ण काकुदम, पूर्णम काकुदम यस्य सः, इम्पोर्टेंट रूप हैं, आप इनको सभी को ध्यान से करें। सुहृद, शोभनम हृदयम यस्य सः। दुर्हृदम, दुष्टम हृदयम यस्य सः। सुहृद बोलते हैं मित्र को, और दुहृद बोलते हैं शत्रु को। व्यूढ़ोरस्कः, ये आपके स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। व्यूढ़म उरः यस्य सः, तो वो आपका बन जाएगा
व्यूढोरस्कः प्रियसर्पिषकः प्रियं सर्पिः यस्य सः। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। युक्त योगः युक्तः योगः येन यस्य सः। महायशस्कः ये आपके नेट और अचटेट दोनों में आ चुका है, नेट में भी और अचटेट में भी आ चुका है। महायशस्कः और महायशाः ये आपके अचटेट में दिया हुआ है। महत् यशः यस्य सः। आपका लौकिक विग्रह कैसे बनेगा? महत् यशः यस्य सः। जितेन्द्रियः जीतानि इंद्रियाणि येन सः। निर्गत भयः निर्भयः निर्गतं भयं यस्मात् सः। यशोधनः ये आपके पेपर में आ चुका है। यशः एव धनं यस्य सः। महानुभावः महान अनुभावः यस्य सः। महाशयः महान आशयः यस्य सः। महात्मा महान आत्मा यस्य सः। दशाननः दश आननानि यस्य सः। चतुर्मुखः चत्वारि मुखानि यस्य सः। ये सारे के सारे बहुरी समास के उदाहरण चले हुए हैं। विद्वा विगतः धवः यस्याः सा विद्वा। दिगंबरः दिशः एव अंबराणि यस्य सः। चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सः। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिनाकपाणिः पिनाकः पाणौ यस्य सः। धनुष्पाणिः धनुः पाणौ यस्य सः। दुष्ट पाप बुद्धिः पापे बुद्धिः यस्य सः। सुबुद्धिः शोभना बुद्धिः यस्य सः। दुर्बुद्धिः दुष्टा बुद्धिः यस्य सः। मृगनयनी मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा। मृगाक्षी मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी। ये आपका देखिए पिनाक पाणिः पिनाक पाणिः पिनाक पाणिः पिनाक पाणौ यस्य सः। धनुष्पाणिः धनुः पाणौ यस्य सः। पाप बुद्धिः पापे बुद्धिः यस्य सः। दुर्बुद्धिः यहाँ पर पाप बुद्धि और सुबुद्धिः शोभना बुद्धिः यस्य सः। दुर्बुद्धिः दुष्टा बुद्धिः यस्य सः। मृगनयनी मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा। नयने ये द्विवचन है और आंखें दो होती हैं। नयनम नयने नयनानि, इसलिए यहाँ पर नयने शब्द का प्रयोग हुआ है। मृगाक्षी मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा। पठितु मनाः पठितुं मनः यस्य सः। तो ये सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण थे और ये जितने भी हमने किए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी रूप आप ना छोड़ें। द्वंद्व समास है, देखिए प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। प्राय उभय पदार्थ अर्थात पूर्व और उत्तर दोनों ही पद जिसके प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। और द्वंद्व समास विधायक सूत्र है चार्थे द्वंद्वः। चय के चार अर्थ होते हैं। नंबर 1 समुचय अर्थः, अन्वाचयः और इतरेत्र योग और समाहार, ये इसके चार भेद हैं। समुचय का अर्थ है देखिए ईश्वरम गुरुम च भजस्व। अन्वाचयः भिक्षाम अट गाम च आनय गाम च आनय। इतरेत्र योग का है धव खदीरौ छिंधी धवश्च खदीरश्च। और समाहार है संज्ञा परिभाषम संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहारः।
धर्मार्थौ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे आपने बहुत अच्छे से करने हैं। धर्मार्थौ, धर्मश्च अर्थश्च, अर्थ धर्मौ अर्थश्च धर्मश्च, एक ही बात है। धर्मादिस्व अनियम है, इसमें कोई नियम लागू नहीं है, चाहे आप धर्म का आगे रखो पद को या फिर अर्थ को आगे रखो। घी संज्ञक पद का पूर्व निपात करने वाला सूत्र है द्वंद्वे घी, अर्थात जो ह्रस्व इकारांत उकारांत हैं उनकी घी संज्ञा होती है। शेषो घे सखी, घी संज्ञा करता है। जैसे हरि हरऊ, अब ये इसमें हरि शब्द को आगे रखें या हर को आगे रखें। अब इसने कहा कि भाई जो घी संज्ञक है, और घी संज्ञा कौन है? हरि, तो हरि शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा हरिश्च हरश्च। आजादी अर्थात स्वर है आदि में जिसका, उसका पूर्व निपात करने वाला सूत्र है अजाद्य दंतम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है ये। जैसे ईश कृष्णऊ, ईशश्च कृष्णश्च, तो कृष्ण का तो व्यंजन है और ईश में ई स्वर है, तो बन गया ईश कृष्णऊ। अल्प अच स्वर वाले शब्द का पूर्व निपात विधायक सूत्र है अल्पाचतरम। शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव, तो शिव में 2 अच हैं और केशव में 3 हैं, तो अल्प अर्थात कम किस में हो गए? शिव में, तो शिव का पूर्व निपात हो गया, रूप बन गया शिव केशवौ। एक शेष वृत्ति सूत्र है पिता मात्रा, पितरऊ माता च पिता च, और माता पितरऊ माता च पिता च, यो एक शेष द्वंद्व समास है। तो पितरऊ आ जाए तब भी माता च पिता च, और माता पितरऊ आ जाए तब भी माता च पिता च। लेकिन यदि आपने इसको अलौकिक विग्रह करना होगा तो मातृसु पितृसु ऐसा करना पड़ेगा। एक वद भाव विधायक अतिदेश सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, अर्थात पाणिपादम, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है पाणिपादम। ये आपका जो एक से हुआ है अतिदेश है जिसमें ज़्यादा हों, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, पाणिपादम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है, ये आपके अचटेट में भी आ चुका है, अचटेट में। तो ये क्या है? पाणी च पादौ च, पाणी की बड़ी ई आएगी जब आप लौकिक विग्रह करेंगे, लेकिन जैसे ही ह्रस्व विग्रह करेंगे तो ये ह्रस्व हो जाएगी, अलौकिक विग्रह करोगे तो ये ह्रस्व हो जाएगी। पाणी प्लस औ, पाद प्लस औ। मार्दंगिक वैणविकम, मार्दंगिकश्च वैणविकश्च, अनयोः समाहारः, तो ये आपका द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, इसके उदाहरण बन जाएंगे। अधिकारोसु रथिकास्वारोहम, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च एषां समाहारः, ये भी द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम के ही उदाहरण हैं। अब आगे देखिए वाक त्वचम, वाक च त्वक च, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुका है ये अचटेट में। त्वक सृजम त्वक च स्रक च, त्वक सृजम त्वक च स्रक च, अनयोः समाहारः, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। शमी द्रिषदम, शमी च द्रिषद च, ये भी आपके अचटेट में आ चुका है। वाक त्विषम, वाक च त्विट च, वाक च त्विट च। छत्रोपानहम, छत्रम च उपानत च, पिछले ही अचटेट में आया हुआ है। छत्रोपानहम, छत्रं च उपानत च, अनयोः या तयोः समाहारः। छत्रोपानहम ऐसा बन जाएगा। अब कुछ अन्य उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये भी आपके, जो आपके अचटेट में पूछा गया है, पिछले ही अचटेट में आया हुआ है। इत्रेत्र योग द्वंद्व का ये अन्य उदाहरण है। मयूरी कुक्कुटौ, मयूरी च कुक्कुटश्च,
मयूरी कुक्कुटौ और कुक्कुट मयूर्यौ कुक्कुटश्च मयूरी च। अब आपने विग्रह देखो कैसे किया है। यदि आपके पेपर में मयूरी च कुक्कुटश्च ऐसा देता है तो मयूरी कुक्कुटौ, और यदि उसने कुक्कुट पहले दे दिया, मुर्गे को बोलते हैं कुक्कुटश्च मयूरी च, तो कुक्कुट मयूर्यौ ऐसा रूप बनेगा। ये आपके पिछले ही स्टेट में आया हुआ है। धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, क्या बनेगा? धर्मार्थ काम मोक्षाः। कंद मूल फलानि, कंदश्च मूलञ्च फलञ्च कंद मूल फलानि। अब देखिए द्वादश, ये आपके स्टेट में आया हुआ प्रश्न है कि द्वादश में कौन सा समास है? द्वौ च दश च, ये द्वंद्व समास है। अष्टाविंशतिः अष्टौ च विंशतिः च, 28 8 और 20। एकादशः एकश्च दशश्च, त्रयोदशः त्रयश्च दश च, पार्वती परमेश्वरौ पार्वती च परमेश्वरः च। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप हैं ये आपके, ये स्टेट में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है। समाहार द्वंद्व आहार निद्रा भयम, आहारश्च निद्रा च भयञ्च आहार निद्रा भयम। उष्ट्र खरम, उष्ट्रश्च खरश्च अनयोः समाहारः। उष्ट्र बोलते हैं ऊँट को और खर बोलते हैं खच्चर को, तो इनका समाहार। हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च, 2 पैर होते हैं तो द्विवचन में विग्रह हो गया, 2 पैर हैं 2 हाथ हैं तो द्विवचन में विग्रह किया है। गो व्याघ्रम, गौश्च गावश्च व्याघ्रश्च व्याघ्राश्च, एक वचन में भी कर सकते हो और बहुवचन में भी विग्रह कर सकते हो। गौश्च व्याघ्रश्च या फिर गावश्च व्याघ्राश्च ऐसा भी कर सकते हो। गो व्याघ्रम ऐसा बन जाएगा। मास शोणितम, अब यहाँ पर आपका मास शोणितम ऐसा दे रखा है, मास शोणितम, तो यहाँ आपका क्या बनेगा? मासश्च शोणितञ्च अनयोः समाहारः। आगे इसने दिया गोधूम चणकम, गोधूमाश्च चणकश्च, गोधूमाश्च चणकाश्च। गोधूम बोलते हैं जो गेहूं का आटा उसको, और चणकम चने को। एक शेष द्वंद्व समास में देखिए पितरऊ, माता च पिता च, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छात्रौ छात्रश्च छात्रश्च ऐसा बन जाएगा। छात्राः छात्रश्च छात्रश्च छात्रश्च, हंसौ हंसी च हंसः च, अजौ अजा च अजश्च, श्वशुरौ श्वश्रूश्च श्वशुरः च, भ्रात्रौ भ्रात्रौ भ्राता च श्वसा च, भगिनी च ऐसा भी कर सकते हो, भ्रात्रौ भ्राता च भगिनी च, शूद्रौ शूद्रः च शूद्री च। तो इस तरह से ये आपके समास का प्रकरण था। और ये जितने भी हमने रूप किए हैं इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बच पाया जो आपकी परीक्षा में न आ पाए। ये आप बहुत अच्छे से यदि कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुननी है, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप बहुत अच्छे से करें, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।